लोकी टाइम स्लिप क्यों कर रहा है, ओबी को सब कुछ कैसे याद रहता है और किसने लोकी को प्रून किया, इन सारे सवालों का जवाब अपने थ्योरी द्वारा देने के बाद से आते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा कि कैंग ज्यादा पावरफुल है या सेलेस्टियल, क्योंकि ये सवाल कई सारे लोगों ने पूछा था। तो बॉस, इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है एंड सिंपल भी हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की। तो बॉस, देखा जाए तो इस सेलेस्टियल वर्सेस कैंग वाले फाइट को हम दो तरीके से ले सकते हैं। पहला ये कि उनको हेड ऑन उतार दो, मतलब कि एक अरीना जहां पे कैंग अपनी पूरे पावर के साथ आए, वहीं सामने में हम सेलेस्टियल को खड़ा कर देंगे। अब क्योंकि एमसीयू के अंदर हम लोगों को उतने पावरफुल सेलेस्टियल्स तो देखने को नहीं मिले, ना ही उनके पावर्स को देखने को मिला है, तो उतना तो कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन सेलेस्टियल्स जिस लेवल पर होते हैं, आई थिंक यहाँ पे सेलेस्टियल्स उनको हरा देगा। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करके चले कि कैंग जो बंदा है वो पावर पे नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी और दिमाग की वजह से हर जगह जीतता है, तो यहाँ पर कैंग जीतेगा। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि यूनिवर्स में कैंग मस्त घूम रहा है और उसके सामने आ गया सेलेस्टियल। अब ये जो सेलेस्टियल है, इसका नाम रख देते हैं कैप्टन। अब होता यूं है कि कैप्टन बोलता है, कैंग तेरे को तो मैं ऐसे ही कुचल दूंगा मच्छर के भांति, क्योंकि तू तो मेरे नाखून बराबर भी नहीं है। जिसको सुन के कैंग के ईगो में लगता है। अब कैंग बोलता है, रुक, तेरे को मैं सबक सिखाता हूँ, और वो टाइम ट्रेवल करके जाता है पास्ट में उस प्लेनेट के ऊपर जिस प्लेनेट से कैप्टन जन्मा था। क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है इटर्नल्स मूवी के अंदर कि सेलेस्टियल्स को जन्म लेने के लिए प्लेनेट के अंदर से उसको निकलना होता है, और उस प्लेनेट को उस लायक बनने के लिए 5000 साल लगता है, जब तक वहां पे जो लाइफ फोर्स है वो अच्छे से एग्जिस्टेंस में ना आ जाए और वो उस एग को फीड करे जिससे वो सेलेस्टियल जन्म लेगा। अब कैंग, जिसके दिल में ये बात लगी थी, वो वहां पर बॉम्ब लगाकर आ जाता है प्रेजेंट टाइम में और कैप्टन को कहता है कि सॉरी बोल, वरना मैं तुझे मार दूंगा। अब यहाँ पर ये जो सेलेस्टियल है वो बोलेगा, ऐसे कैसे तू मार देगा, और वो अटैक करने जाएगा। लेकिन कैंग यहाँ पे वो बटन दबा के उस बॉम्ब को उड़ा देगा। अब पास्ट में वो बॉम्ब फटा और उड़ा, तो ये कैप्टन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि कैसे कैंग हर एक सेलेस्टियल्स की मार सकता है। बट यहाँ पर भी एक कैच है, और वो कैच ये है कि कैंग के सामने जो सेलेस्टियल होगा वो इतना पावरफुल हो कि कैंग को पास जाने से रोक सके, या फिर उसको वहीं पे पॉज कर दे अपने पावर के दम पे, या फिर इंसिनरेट कर दे, मतलब कि मार के खत्म ही कर दे। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कैंग इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ आए और वो सेलेस्टियल से लड़े। तो यहाँ पर कैंग के जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हाट इफ के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाते हैं तो वो ईगो को तो आराम से उड़ा ही देता है। इसके अलावा वो स्टेट करता है कि उसने जितने भी जीवित चीज इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको खत्म कर दिया, जिसके अंदर गॉड से लेके सेलेस्टियल्स भी आते हैं। तो अगर हम इस चीज को मन में रखें तो कैंग विद इन्फिनिटी स्टोन्स सेलेस्टियल्स को मार सकता है। अब कैंग के लिए तो इन्फिनिटी स्टोन्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि भैया टीवीए के ड्रॉअर के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए हैं, तो भैया वो यूनिवर्स के किसी भी टाइम में किसी भी जगह से इन्फिनिटी स्टोन्स ले सकता है। तो हाँ, कैंग सेलेस्टियल्स को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है एंड उनको हरा भी सकता है। इनफैक्ट वो तो ये डायलॉग तक चिपका सकता है कि सेलेस्टियल्स तू जिंदा है भी तो मेरे रहमो करब के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि सेलेस्टियल्स का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखे, और अगर वो ये बैलेंस बनाए नहीं रखेंगे तो कैंग राज ही कहाँ करेगा। तो देखा जाए तो सेलेस्टियल का एग्जिस्ट करना ही कैंग के लिए फायदेमंद है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो कभी कुछ ऐसा नहीं करता है जिससे सेलेस्टियल्स को कोई फर्क पड़े। अब अगर उन्हें फर्क पड़ने लगेगा तो वो इंटरप्ट करने के लिए आएंगे, जैसा कि इंटरनल मूवी के अंदर हमें देखने को मिला, विच इम्प्लाइज कि शायद तक एडिशम या फिर बाकी सेलेस्टियल्स को भनक ही नहीं है कि कैंग नाम का कोई कैरेक्टर या फिर बंदा है जो टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एंड इसीलिए वो शायद तक अभी तक बचा है, या फिर उनको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो हर चीज वैसे ही होने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके सब ठीक हो जाएगा और ये यूनिवर्स सस्टेन करेगा, जो कि उनका अल्टीमेट गोल है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि सोहन भाई ने पूछा था, और वो ये है कि अगर टीवीए में कोई टाइमलाइन नहीं है तो टीवीए का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे हो रहा है। तो बॉस, देखा जाए तो आप टाइमलाइन किसको कहोगे। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन का कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुआ होगा, तो वो हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि टीवीए का होगा जब वो बना था। अब बात कर लेते हैं उसका एंडिंग पॉइंट, जिसका ग्लिम्स हम लोगों को लोकी सीजन 2 में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये जगह कोलैप्स कर रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि टेम्पोरल रूम ओवरलोड हो रहा है। तो बेसिकली ये हो गया एंड पॉइंट।
और जो लोकी सीजन 1 में हम लोगों ने देखा वो था उसका मिडिल पॉइंट। तो ये हो गया TVA का टाइम लाइन। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये टाइम लाइन आया कहाँ से? तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस जगह पर है वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, और ये जगह नल टाइम जोन होगा जो कि यूनिवर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सॉर्ट ऑफ अमर है जब तक वो लोग यहाँ पर है। मतलब कि अगर वो किसी यूनिवर्स में जाके रहेंगे तो वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर रहेंगे तो वो बूढ़े नहीं होंगे। इसीलिए हम सारे TVA एजेंट्स को उसी एज में ही देखते हैं। एंड ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सीजन 1 में ओबी ये कहता है कि वो 400 साल से यहाँ पर है, मतलब कि 400 साल पहले वो मोरबियस से मिला था, और मोरबियस कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो TVA में जितने भी एजेंट्स हैं वो काफी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनके माइंड को हर बार वाइप किया जाता है जरूरत के हिसाब से। लेकिन ओबी के साथ ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि ओबी ग्राउंड फ्लोर या फिर कहें वो R&D वाले डिपार्टमेंट में रहता है, जहाँ पर कोई आना जाना नहीं करता सिवाय मिस मिनट। तो उसका जो मेमोरी है उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो काम में डूबा रहता है। एक ही बार वो एक गलती से मिल गया था मोबियस से, और जब ऐसा हुआ तो मोबियस की मेमोरी को भी मिटा दिया गया, इसीलिए उसको याद नहीं कि वो इससे कभी मिला भी था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने टाइमलाइन दिया है उसका एग्जैक्ट कितने साल से वो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन ये काफी समय से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये बस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका एज नहीं बढ़ रहा है। और किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि ओबी यहाँ पे कहता है कि वो 400 साल पहले मोबियस से मिला था। इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे टाइम काम नहीं करता। देखो भाई, यहाँ पे इस डायलॉग का सेंस इसलिए बनता है क्योंकि ओबी एक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन टाइम को इसी तरह मेजर करता है। मतलब कि अगर आप किसी को पूछोगे कि कितना टाइम बीता है, तो वो सेकेंड्स में, मिनट में, आवर में, या फिर दिन में, या फिर महीने में, या फिर सप्ताह में, या फिर साल में, या फिर कई 100 साल में बताएगा। तो ये जो तरीका है ये बेसिकली कितना टाइम बीता उसको बताने का तरीका है। और क्योंकि वो ह्यूमन है, और क्योंकि ये शो बना भी ह्यूमन के लिए ही है, तो उसने उस रिस्पेक्ट में वहां पर जवाब दिया था। अब यहाँ पर अगर टाइम ट्रेवल होता है, जैसे कि अभी लोकी ने किया कि वो पास्ट में जाता है, ओबी को कुछ बताता है, तो उसका असर इंस्टेंटली फ्यूचर में हम लोगों को दिखता है। तो बॉस ऐसा इसलिए क्योंकि TVA लीनियर टाइमलाइन में काम करता है। एंड बॉस, अगर आप ध्यान दोगे तो जब लोकी फर्स्ट टाइम किसी को मिलता है तो वो वहाँ पे सफाई कर रहा होता है, ना कि डेस्क में बैठा होता है। मतलब कि यहाँ पर भी जितने एजेंट्स होते हैं उनको पहले बेसिक जॉब दिया जाता है, और उससे वो प्रमोट होकर ऊपर जाते हैं। जैसे कि रवोना रेंसलर को ले लीजिए, जो कि पहले एक TVA एजेंट थी और जाके पकड़ती थी, जिसने सिल्वी को सबसे पहले पकड़ा था, वही फ्यूचर में प्रमोट होके एक जज बनती है। सो बेसिकली यहाँ पे टाइमलाइन काम करता है। एंड अगर किसी को ये समझना हो कि TVA का टाइमलाइन या फिर यहाँ पे जो टाइम ट्रेवल चल रहा है लोकी सीजन 2 में ये कैसे काम करता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप द बटरफ्लाई इफेक्ट मूवी को देखिए। उसको देखिएगा तो आप आराम से समझ जाइएगा, क्योंकि उसमें कई सारे टाइमलाइन को दिखाया जाता है, लेकिन वो एक लीनियर में काम करता है। मतलब कि एक टाइम में एक ही टाइमलाइन एग्जिस्ट करता है, जहाँ जो मेन कैरेक्टर रहता है वो पास्ट में जो भी चेंजेस करता है उसके वजह से फ्यूचर में जो भी चीजें होती हैं उसकी मेमोरी बाद में बिल्ड होती है। ठीक वैसे ही जैसे लोकी सीजन 1 के अंदर जब लोकी पास्ट में जाके ओबी से बात करता है तो उसकी मेमोरीज प्लस चीजें फ्यूचर में बिल्डअप होने लगती है। सो गाइज, आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। एंड और भी कई सारे सवालों के ऊपर मुझे वीडियोस बनाने हैं जो कि आपको आने वाले समय में दिख जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगे और अच्छे लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। बाकी आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपको नोटिफिकेशन जाते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रख एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। इसके अलावा खाना खा के हेल्दी रहें, पानी पी के हाइड्रेटेड रहें और एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।